नमस्कार। आज हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे सेनानी की कहानी में थोड़ा गहराई से उतरेंगे जिनकी कहानी शायद बहुत लोगों तक नहीं पहुंची है। हम बात कर रहे हैं शिवरी नारायण के स्वर्गीय श्री झाड़ूराम यादव की। हमारे पास उनकी जीवनी से जुड़े कुछ अहम अंश हैं और कोशिश रहेगी कि इनके जरिए उनके जीवन, उनके संघर्ष को हम समझ सकें। मकसद सिर्फ तथ्य बताना नहीं, बल्कि ये समझना है कि गुलामी के उस दौर में शिवरी नारायण जैसी जगह पर किसी का आज़ादी के लिए खड़ा होना क्या मायने रखता था, उनकी सक्रियता कैसी थी, फिर आज़ादी के बाद उनकी विरासत का क्या हुआ। तो चलिए धीरे धीरे इस जानकारी को खोलते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है। अक्सर होता यह है कि जो राष्ट्रीय स्तर के बड़े नायक हैं, उनकी कहानियों के बीच में श्री झाड़ूराम यादव जैसे जो स्थानीय सेनानी है, उनकी आवाज़ कहीं दब सी जाती है। पर इन्हीं लोगों की योगदान को जब हम समझते हैं तो उस जमाने के ज़मीनी संघर्ष की असल तस्वीर सामने आती है कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, बल्कि देश के कोने कोने में आम लोगों के दम पर लड़ी जा रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कुछ बुनियादी जानकारी से। स्रोत बताते हैं कि जन्म उनका 5 अगस्त 1911 को हुआ। पिता का नाम था श्री कन्हैयालाल यादव और पढ़ाई जैसा उस जमाने में होता था प्राथमिक स्तर तक ही हो पाई थी, और वो शिवरी नारायण के भोगापारा के रहने वाले थे। जी, और यहीं से मतलब इन बेसिक डिटेल से ही कहानी का अहम मोड़ शुरू होता है। आप देखिए, सिर्फ 19 साल की उम्र में सन 1930 में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। अब ये सिर्फ किसी पार्टी को ज्वाइन करना नहीं था। सोचे 1930 का साल। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय। बिल्कुल, दांडी मार्च हुआ, पूरे देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक माहौल था। ऐसे में, और वो भी शिवरी नारायण जैसे छोटे कस्बे में कांग्रेस का मेंबर बनना, ये अपने आप में मतलब सत्ता को सीधी चुनौती थी। ये एक सोचा समझा एक हिम्मत वाला फैसला था। ये दिखाता है कि उनके अंदर आज़ादी की कितनी ललक थी। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ सदस्यता नहीं थी। जानकारी के मुताबिक वो अगले 10 साल यानी 1930 से 1940 तक लगातार कांग्रेस की गतिविधियों में सक्रिय रहे। ये 10 साल का वक्त, ये उनकी प्रतिबद्धता दिखाता है। बिल्कुल, एक बार जोश में आ जाना अलग बात है, पर 10 साल तक लगातार लगे रहना ये अहम है। और ये सक्रियता सिर्फ बैठकों तक नहीं थी। 1930 के दशक में कांग्रेस के विरोध के जो मुख्य तरीके थे, बहिष्कार, पिकेटिंग। हाँ, जीवनी में जिक्र है कि उन्होंने शिवरी नारायण में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का काम किया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ये तो अंग्रेजों के लिए आर्थिक चोट भी थी और एक तरह से हाँ, एक शक्तिशाली प्रतीक भी था, अपनी संस्कृति, अपनी आत्मनिर्भरता का प्रतीक। सही कहा। और इसके साथ ही शराब पिकेटिंग का भी जिक्र है, मतलब शराब की दुकानों पर धरना देना। जी हाँ, ये भी एक अहम कदम था। ये सामाजिक सुधार और राजनीतिक विरोध दोनों का मिला जुला रूप था, क्योंकि शराब को अक्सर एक सामाजिक बुराई के साथ साथ विदेशी शासन से जोड़कर भी देखा जाता था। अच्छा, यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। वो अकेले नहीं थे इस सब में। जीवनी में उनके कुछ साथियों के नाम भी दिए गए हैं। श्री मालूराम केडिया, रामचरण श्रीवास, हीरामन लाला, पंडित शिव प्रसाद शर्मा, पंडित हरप्रसाद दुबे। हाँ, चित्रकांत छोटेलाल जवायसवाल, सत्यनारायण खंडेलवाल, पंडित कपिलनाथ शर्मा, ये नाम बहुत कुछ कहते हैं। क्या मतलब? ये नाम क्या बताते हैं हमें? कोई स्थानीय नेटवर्क था क्या? बिल्कुल, यही तो खास बात है। ये लिस्ट दिखाती है कि शिवरी नारायण में जो स्वतंत्रता आंदोलन था, वो एक संगठित प्रयास था। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता वाली बात है। ये लोग मिलकर योजना बनाते होंगे, संसाधन जुटाते होंगे, विरोध प्रदर्शन करते होंगे। ये एक पूरा स्थानीय नेटवर्क था जो काम कर रहा था, और यही नेटवर्क असल में राष्ट्रीय आंदोलन की रीढ़ की हड्डी थे। इन्हीं की वजह से बहिष्कार और पिकेटिंग जैसे कार्यक्रम जमीन पर सफल हो पाते थे। हो सकता है ये लोग अलग अलग समुदायों से हों, अलग अलग पेशे से हों, तो ये दिखाता है कि समाज के अलग अलग तबके इसमें शामिल थे। इसी जुड़ाव ने आंदोलन को जन आंदोलन बनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने। अच्छा, तो उनका ये संघर्ष रुका नहीं। 10 साल से ज्यादा की सक्रियता के बाद हम पहुंचते हैं 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन, एक और निर्णायक मोड़। जीवनी बताती है कि श्री झाड़ूराम यादव ने इसमें भी पूरी सक्रियता दिखाई। हाँ, 1942 का आंदोलन तो करो या मरो का आह्वान था।
ये पहले के आंदोलनों से ज्यादा तेज था। लोगों का गुस्सा, आजादी की छटपटाहट सब खुलकर सामने आ रहा था। और जाहिर है अंग्रेजी सरकार की प्रतिक्रिया भी उतनी ही सख्त थी। और उसी सख्ती का नतीजा श्री यादव को भुगतना पड़ा। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि बिलासपुर जिला जेल में उन्हें 1 साल के सश्रम कारावास की सजा हुई और 4 महीने वो अंडर ट्रायल भी रहे, मतलब मुकदमे के दौरान भी जेल में थे। कुल मिला के एक लंबा समय जेल में बीता। जी। जीवनी में इस सजा के बारे में और भी खास जानकारी है। उन्हें सजा दी गई थी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन अधिनियम की धारा 38(5) DRI के तहत। DRI यानी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। हाँ, सजा की तारीख भी है 16 दिसंबर 1942 से 2 नवंबर 1943 तक बिलासपुर जेल में। और ये शब्द सश्रम कारावास सुनने में तो ठीक लगता है, पर इसका मतलब क्या था असल में? सश्रम कारावास का मतलब सिर्फ कैद नहीं था। इसका मतलब था जेल के अंदर सख्त शारीरिक मेहनत करना, जैसे पत्थर तोड़ना, चक्की पीसना या और भी मुश्किल काम, वो भी बहुत कम सुविधाओं और खराब खाने के साथ। और ये जो DRI था, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स, ये अपने आप में एक बहुत सख्त कानून था। बनाया तो गया था विश्व युद्ध के समय के लिए, लेकिन अंग्रेजों ने इसका जम के इस्तेमाल किया राजनीतिक विरोधियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को दबाने के लिए। अच्छा। इसके तहत अक्सर बिना पूरी सुनवाई के लंबी सजाएं दे दी जाती थीं। 1942 के आंदोलन को कुचलने के लिए तो इसका बहुत इस्तेमाल हुआ। तो 1 साल से ज्यादा जेल में रहना, वो भी सश्रम कारावास में, ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तोड़ने वाला अनुभव था। सजा का मकसद ही यही था कि स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला टूट जाए। श्री यादव का ये सब झेलना, ये उनके मजबूत इरादे को दिखाता है। वाकई कल्पना करना भी मुश्किल है कि उस दौर के सेनानियों ने क्या-क्या सहा होगा। खैर, देश आज़ाद हुआ और ये जानकर अच्छा लगता है कि श्री झाड़ूराम यादव जैसे लोगों के बलिदान को कुछ हद तक पहचाना गया। जीवनी के अनुसार आज़ादी के 25 साल बाद 1972 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया। जी, ताम्रपत्र। ये स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मान था। ये 1972 में आज़ादी की 25वीं सालगिरह पर शुरू किया गया था। देश भर में उन सेनानियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने संघर्ष में हिस्सा लिया था, खासकर जिन्होंने जेल काटी थी। ये सम्मान उनके संघर्ष की एक आधिकारिक नेशनल लेवल पर स्वीकृति थी, राष्ट्र की तरफ से एक शुक्रिया था। ये सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं, ये उनके त्याग का प्रतीक था। इसके अलावा एक और सम्मान का जिक्र है। कहा गया है कि सन 1997 में नगर पालिका निगम बिलासपुर ने भी उन्हें प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। हालांकि जैसा हमने पहले जिक्र किया, श्री यादव का निधन तो 15 अप्रैल 1989 को हो गया था, तो ये 1997 का सम्मान तो जरूर मरणोपरांत ही मिला होगा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये मरणोपरांत सम्मान रहा होगा और ये भी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि उनके जाने के बाद भी समाज या प्रशासन उनके योगदान को याद कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के जीते जी उसे वो पहचान नहीं मिल पाती जो मिलनी चाहिए थी, और बाद में उसे ठीक करने की कोशिश होती है। या हो सकता है किसी खास मौके पर पुराने सेनानियों को फिर से याद किया गया हो। जो भी हो, ये उनकी याद को जिंदा रखने की एक कोशिश है। और इन सम्मानों के अलावा उनका नाम रिकॉर्ड में भी दर्ज है। जानकारी है कि उनका नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की परिचय पुस्तिका में क्रम संख्या 66 पर है और जांजगीर जिला अनुविभाग की सूची में 143 नंबर पर। इन सूचियों का क्या महत्व है? हाँ, इन सूचियों का ऐतिहासिक महत्व है। ये सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये भविष्य के लिए, मतलब रिसर्च करने वालों के लिए, इतिहासकारों के लिए और यहाँ तक कि उनके अपने परिवार की आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उनके योगदान का एक पक्का सबूत है। इससे ये पक्का होता है कि उनका नाम सिर्फ किस्से कहानियों में न रह जाए, बल्कि सरकारी दस्तावेजों में भी दर्ज हो। उनका संघर्ष इतिहास का हिस्सा बन जाता है। लेकिन यहीं पर कहानी एक थोड़ा चिंताजनक मोड़ लेती है। सम्मान और रिकॉर्ड तो हैं, पर जीवनी लिखने वाले का दर्द यहाँ साफ झलकता है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय बीता, स्थानीय स्तर पर उनकी याद धुंधली पड़ गई है। जीवनी में साफ लिखा है, स्थानीय प्रशासन द्वारा इस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का देश की स्वतंत्रता में दिए गए योगदान को आज भुला दिया गया है। और अगली लाइन तो वाकई दिल को लगती है। लिखा है, ना उनके नाम पर कोई चौक या चौराहा है, ना किसी गली मोहल्ले को उनका नाम मिला। आगे लेखक कहता है कि ऐसा लगता है जैसे मातृभूमि के ये वीर सपूत, जिन्होंने सब कुछ न्योछावर कर दिया, आज गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं। ये पढ़कर थोड़ी उदासी होती है।
हाँ, ये सिर्फ श्री झाड़ूराम यादव की कहानी नहीं है, ये एक बड़ी समस्या की तरफ इशारा है। पूरे देश में ऐसे अनगिनत स्थानीय नायक हैं जिनकी कहानियां धीरे धीरे हमारी याददाश्त से मिट रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बड़े नाम तो हमें याद रहते हैं, लेकिन आज़ादी की लड़ाई की असली ताकत तो इन ज़मीनी कार्यकर्ताओं में थी, और उनकी कहानियां अक्सर अनकही रह जाती हैं। जीवनी लिखने वाले का ये कहना बिल्कुल सही है कि इनकी त्याग और बलिदान की कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे सकती हैं, लेकिन प्रेरणा तभी मिलेगी जब उन्हें याद रखा जाएगा। गुमनामी से तो निराशा ही मिलती है। तो फिर इसका हल क्या है? जीवनी में कुछ सुझाव भी दिए गए हैं शायद। कि उनके नाम पर स्कूल, चौक, सड़क या कोई सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाए, लेकिन यहाँ सिर्फ नाम रखने की रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए। असली मकसद है उन मूल्यों को, उन संघर्षों को याद करना जिनके लिए श्री यादव जैसे लोग खड़े हुए थे। सही बात है। ये नाम पट्टिकाएं या स्मारक बस एक रिमाइंडर का काम कर सकते हैं, हमें रोजमर्रा की जिंदगी में याद दिलाने के लिए कि जिस आज़ादी में हम सांस ले रहे हैं वो मुफ्त में नहीं मिली। ये श्री झाड़ूराम यादव जैसे अनगिनत जाने अनजाने वीरों के सालों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का नतीजा है। उनकी याद को जिंदा रखने के लिए जरूरी है कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में, स्थानीय इतिहास की किताबों में और आम बातचीत में उनकी कहानियों को जगह मिले। श्री झाड़ूराम यादव का निधन, जैसा हमने बताया, 15 अप्रैल 1989 को हुआ। आज हमने उनकी कहानी के कई पड़ावों को छुआ। सिर्फ 19 साल की उम्र में कांग्रेस से जुड़ना, 1930 के दशक में बहिष्कार और पिकेटिंग द सक्रियता, उनके स्थानीय साथियों का नेटवर्क, फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भूमिका, जिसके कारण उन्हें सख्त सजा झेलनी पड़ी, आज़ादी के बाद मिला सम्मान, और फिर स्थानीय स्तर पर उनकी याद का धीरे धीरे धुंधला पड़ जाना। उनकी जिंदगी हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ कुछ गिने चुने नेताओं का आंदोलन नहीं था। ये शिवरी नारायण जैसे अनगिनत छोटे शहरों और गांवों के उन साधारण दिखने वाले लोगों की कहानी थी जिन्होंने असाधारण हिम्मत और समर्पण दिखाया। तो श्री झाड़ूराम यादव की ये कहानी हमें शिवरी नारायण जैसी जगहों पर आज़ादी की लड़ाई की ज़मीनी हकीकत का एहसास कराती है। ये उन लाखों गुमनाम नायकों में से एक की कहानी है जिनके छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण योगदानों ने मिलकर भारत की आज़ादी की नींव रखी। बिल्कुल। और ये पूरी बातचीत हमें एक बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। किसी व्यक्ति को या किसी घटना को या किसी संघर्ष को याद रखने का असल मतलब क्या है? क्या सिर्फ किसी जगह का नाम उनके नाम पर रख देना या साल में एक बार याद कर लेना काफ़ी है? या फिर हमें उनकी कहानियों को, उनके मूल्यों को, उनके संघर्षों को, उनके बलिदानों को सक्रिय रूप से अपनी शिक्षा का, अपनी बातचीत का, अपनी सोच का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है, ताकि उनकी याद सिर्फ पत्थर की मूर्ति या किसी लिस्ट में एक नाम बनकर न रह जाए, बल्कि वो एक जीती जागती प्रेरणा बने जो हमें आज भी रास्ता दिखा सके। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए।